श्रोताओं, नेत्रदान पखवाड़ा और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर ढेरों जानकारी समेटे है हमारा आज का कार्यक्रम। स्वास्थ्य पत्रिका के ताजा अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है। नेत्रदान की आवश्यकता और नेत्रदान के फायदों पर सुनिए एम्स के आरपीआई सेंटर के चीफ डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल के विचार। नेत्रदान या अंगदान जो हम कहते हैं, इसलिए भी जरूरी है कि एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमारे देश में या पूरे विश्व में जो है इतने सारे लोग अंधता की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसको हम ट्रांसप्लांट से या ग्राफ्टिंग से ठीक कर सकते हैं। तो नेत्रदान से कॉर्निया जो हमारी आगे की पुतली होती है उसका प्रत्यारोपण करें तो ऐसे बड़े सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी रोशनी वापस आ सकती है, वो अपनी दुनिया को दोबारा से देख सकते हैं और अपनी दिनचर्या चला सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, नेत्रदान करें, जिससे कि जो हमारी काफी मात्रा में जो लोग वेट कर रहे हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण के लिए, उनकी समस्याओं का सुधार हो जाए। हम जानते हैं कि हर साल हमारे देश में करीब करीब 40 से 50 हजार सर्जरी होती है प्रत्यारोपण की। उसके बावजूद भी जो है हमारे पास लाखों लोग वेट कर रहे होते हैं सर्जरी के लिए। तो बैकलॉग तो बहुत सारा है, साथ में नए मरीज भी जुड़ जाते हैं। इसलिए ये ऐसा समय आ गया जहां हर आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। जब उनके किसी रिश्तेदार के या अपने की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात आंखों का दान करना एक महादान है। इस महादान से जो है एक मरीज की आंखों की रोशनी नहीं, उसकी परिवार की रोशनी भी वापस आ सकती है, देश के काम आ सकते हैं। हर आदमी अपनी आंखों का डोनेशन करा सकता है मृत्यु के बाद। और जिनकी ऑपरेशन हो चुकी है, कैटरेक्ट सर्जरी की या काला मोतिया की ऑपरेशन हो या रेटिना का ऑपरेशन हो, वो लोग भी अपने पुतली का दान करा सकते हैं। आपको डायबिटीज की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या शरीर में कोई और बीमारी भी क्यों न हो, आंखों का दान हो सकता है। नेत्रदान करना चाहिए और करवाना चाहिए और लोगों को, समाज में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। एक आप अपनी तरफ से प्रण लेते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि आपने प्रण किया हुआ है कि मृत्यु के बाद आपकी जो है पुतली का दान कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि समाज में लोग आगे आए, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में इसके बारे में बात करें, जिससे कि जो जो भ्रांति होती है वो जो है खत्म हो जाए और लोग आगे आए नेत्रदान के लिए। जैसे मैंने शुरू में मैंने कहा था कि हमारे पास लाखों लोग नेत्रदान के लिए, नेत्रदान के बाद प्रत्यारोपण के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब समाज आगे आएगा तो समाज से इस अंधता की बीमारी को हम हटा सकते हैं। हम ये जरूर करते हैं, ये पखवाड़ा जो हम मनाते हैं पूरे देश में, उसमें जितने लोगों ने डोनेशन किया होता है उनके फैमिलीज को ऑनर करते हैं, उनको जो है उनकी एक तरह से हम जो है उनकी भावना का आदर करते हैं। साथ में जो लोग काम करते हैं उनका भी हम जो है आदर सम्मान करते हैं। लेकिन इसको एक हम कैसे एक मूवमेंट बनाए, तो जैसे आपने देखा बड़े सारे फुटबॉल मैचेस में देखा होगा, एक मैक्सिको वेव कहते हैं। पूरे एक आदमी जब ताली बजाता है तो पूरे स्टेडियम में ताली बजना शुरू हो जाता है। ये हम चाहते हैं कि ये जो आज हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ, इसके माध्यम से पूरे देश में एक मुहिम छिड़ जाए कि सबको आंखों का दान करना है, अंगों का दान करना है, जिससे कि जो है ये दान जो है किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी सुधर जाए। 1 से 7 सितंबर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। आज के अंक में आप सुनेंगे फोर्टिस अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर कोयल दत्ता से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा मधुमेह के रोगियों के लिए उचित खान पान। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। श्रोताओं नमस्कार। आज फिर एक लाभदायक आपके लिए विषय हम लेकर आए हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपका रक्त ग्लूकोज बहुत अधिक हो जाता है। समय के साथ आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज होने के कारण हृदय रोग, तंत्रिका क्षति, आंखों की समस्याएं और गुर्दे की बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आप मधुमेह को रोकने और इसका प्रतिबंध करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जी हाँ, सचेत रहकर, सावधान रहकर इस बीमारी को हराया जा सकता है। आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर कोयल दत्ता, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डायबिटीज एजुकेटर भी हैं।
फोर्टिस हॉस्पिटल में, और आज हम उनसे बात करेंगे मधुमेह की रोकथाम में खान पान का महत्व क्या है इस विषय पर। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी जिससे आप इस बीमारी से आगे से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, मधुमेह या डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही आम बीमारी है। आम मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी जो संख्या है भारत में खासतौर पर अगर हम संख्या देखें तो बहुत ज्यादा है जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो पहली बात, हम अपने श्रोताओं को पहले ये बता दें कि डायबिटीज होती क्या है, क्यों हो जाती है डायबिटीज। एक चीज जो है हम बहुत देखते हैं, जो हमारे देश में सबसे मेन चीज है, हमारे देश में डायबिटीज के संख्या जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? इसके कारण यही है जो हमारे लाइफस्टाइल है। तो हमारे लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये बीमारी के लिए धीरे धीरे हम पहले, जब आज से 7-8 साल पहले जब मैं पेशेंट देखती थी, शुरू किया था, तो 60-70 की उम्र पे लोगों को हम देखते थे। अभी जो है उसको 30 के, 25 साल के, 40 साल की उम्र की डायबिटीज को संख्या में ज्यादा देखते हैं बजाय कि 60 साल की उम्र में। कि मिडिल एज को है, यंग ग्रुप को हमने बहुत देखा है। तो दैट मीन्स कुछ तो कहीं पर भी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है हमारी खान पान का मेन जो चीज है, हम व्यस्त जीवन है, हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं है, इसके वजह से है जो ये डायबिटीज धीरे धीरे प्रकोप कर रहे हमारे मिडिल एज ग्रुप को और उससे नीचे वाले ग्रुप को। तो ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि क्या डायबिटीज जो है बच्चों को भी होती है? जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो क्या बच्चों को भी होती है? अभी जो ट्रेंड हमने देखा है, डायबिटीज तो 3 तरह की होती है। एक तो टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, एक जेस्टेशनल। तो टाइप 1 जो होती है पूर्ण रूप से जब किसी को भी हो सकता है, वो इंसुलिन जिनके बॉडी में बनता नहीं है। मगर हमने जो अभी देखा यंग एडोलेसेंट ग्रुप में और मिडिल एज ग्रुप में टाइप 2 के शिकार होने में ज्यादा देखा है। तो इसमें होता है 15 ईयर्स 16 ईयर्स के बच्चों को भी हमने देखा है जिनका ओबेसिटी है, उसको उस ओबेसिटी को है जो डायबिटीज में बाद में वो परिवर्तित हो जाता है। पहले ओबेसिटी होती है और उसके बाद में डायबिटीज हो जाता है। तो आपने बताया कि किसी भी एज ग्रुप में डायबिटीज हो सकता है, और खास तौर पर अगर हम लाइफस्टाइल अच्छा ना हो तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या लाइफस्टाइल आप कहना चाहेंगे हमारे श्रोता अपनाएं जिससे कि ये हो ना? हाँ, ये मेन चीज है। हम अपना डेली रूटीन जो है, लेट नाइट का जो है, वो भी हमें ध्यान रखना है। हम प्रॉपर खाना हमें ध्यान रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम पे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सुबह जल्दी से निकल गए स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए, ब्रेकफास्ट हमने स्किप कर दिया, स्किप किया तो फिर हम बीच में कुछ जंक फूड ले लिया, ऑफिस में चले गए या मीटिंग में हो गए। तो ये जो गैप हो जाता है, फूड का गैप होता है, और इसके बाद जब भूख लगता है हम कुछ भी खा लेते हैं। तो ये एक कारण है। सेकंड कारण है कि हमारे 24 घंटे में हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का भी टाइम नहीं है। हम मोबाइल में टाइम देते हैं, हम शॉपिंग में टाइम देते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए टाइम देते हैं, मगर 40 से 45 मिनट आप अपने लिए हम टाइम नहीं देते हैं, जिसके लिए हम फिजिकल एक्टिविटी हम बोलते। कुछ नहीं करें, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई कसरत करने की, बस आप सुबह या शाम या दोपहर किसी भी टाइम घड़ी देख के 45 मिनट आप वॉक कर लो। ये भी आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस बीमारी से बहुत चीज आप छुटकारा पा सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो। 5 साल 10 साल 15 साल इसको पीछे कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बताया बहुत खास बात ये बताई कि ये जो बीमारी होती है वो खास तौर पर तब होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और खाने का समय जो है वो ठीक नहीं होता। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि या तो बहुत लंबे समय तक नहीं खाया या जब खाया तो कुछ भी खा लिया। ये बताइए कि जब खाने का इतना रोल है मधुमेह के कंट्रोल में, तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप गाइड करिए। हाँ, क्या खाना चाहिए? तो बैलेंस्ड वे पे हमें हमारा खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बैलेंस्ड वे पे जैसे सुबह उठ के हमें ये ध्यान रखना है, जब हम सुबह जैसे कभी ग्रीन टी ले सकते, ग्रीन टी किसी के पास भी अवेलेबल ना हो तो ब्लैक टी तो ठीक है, उसके साथ हम बादाम 4-5 बादाम आप ले सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में घर का बना हुआ सादा रोटी, 2 रोटी या दलिया, सबके घर में आजकल अवेलेबल है। दलिया भी बहुत कॉस्टली भी नहीं है, उसको हम
नमकीन भी बना सकते हैं। तो घर से जब निकले आप ऑफिस के लिए, घर से जब निकले आप कोई काम के लिए, तो कुछ खा के निकले। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टल में रहते, जो कुक नहीं कर पाते, जो रेडीमेड, तो उनके लिए ओट्स भी आते हैं अवेलेबल, तो उसको दूध के साथ आप मिला के भी ले सकते हैं। साथ में कुछ बादाम भी ना हो तो कुछ पनीर के पीसेस आप ले सकते हैं। और बीच में जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक तो कुछ होना चाहिए, जैसे फ्रूट्स आप ले सकते हो या सलाद आप ले सकते हो, कोई भी, जैसे कभी भी कोई एक एप्पल तो कैरी कर ही सकता है, ठीक है, एक एप्पल ले लिया। फिर लंच में आप, लंच जो है प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ऐसा ना हो कभी आपने 3 बजे लंच किया, कभी आपने 5 बजे लंच किया, ये ना हो। लंच जो है 2-2:30 के एक टाइम आप फिक्स कर लो, जैसे उसमें 2 चपाती हो गई, दाल हो गया, दाल में आपका प्रोटीन है, सब्जी हो गया, और सलाद और दही भी होना चाहिए। और शाम को जो खाना है, बीच में जैसे आपको भूख लगे, आपको लग रहा है जो आपका मीटिंग है, आपको लेट हो रहा है, आपको कहीं जाना भी है, बीच में कुछ स्नैकिंग भी करना है, तो आप अपने पास बहुत ही आसान है, रोस्टेड चना, थोड़ा बादाम, रोस्टेड चना, वालनट, पिस्ताचो, ये मिक्स करके अपने पास रख लेना। वो कभी भी आप बीच में ले सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेंगे, गुड फैट है, मुफा है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई उससे कोई दिल हार्ट का बीमारी भी नहीं होता है, वो हार्ट अच्छा रखता है, तो ये ले सकते हैं। रात की डिनर जो है कभी भी आप लेट डिनर ना करें, जैसे कहीं जाना हो रहा है, आपको लेट आपको लग रहा है, तो एटलीस्ट आप कुछ ना भी बना पाए तो एक ब्राउन ब्रेड की सैंडविच भी ले सकते हैं, या घर पे है तो 2 चपाती, दाल, सब्जी आप ले सकते हैं। तो ये संपूर्ण रूप पे जो आहार है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, बट इसको आपको लेना चाहिए, तभी चीज है जो आपके स्वास्थ्य जो है सही रहेंगे। जी, बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर साहब बताया कि क्या क्या दिन भर में खाना चाहिए, और खासतौर पे जो वर्किंग लोगों के लिए आपने जो कुछ टिप्स दिए वो भी बहुत जरूरी है, फॉलो करने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चाय और कॉफी ये बहुत ज्यादा हो जाती है जो वर्किंग लोग होते हैं। हाँ, ये तो हमें भी लगता है जी। जो बीच में जो है, क्योंकि कोई आ गया आपसे मिलने के लिए, तब भी आपका 1 कप चाय हो गया, फिर आपका यूजुअल का डेली के हिसाब से चाय हो गया, तो ये कितना नुकसान करती है? ये नुकसान है कि आपके लंच के टाइम पे आपने चाय पी लिया तो आपके लिए नुकसान है, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है, आपका भूख जो है वो मर जाते हैं, उसको आपको डिले हो जाएंगे, तो उस टाइम आप उस चाय को स्किप कर सकते हो। मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहूंगी 3 से 4 कप आप चाय मैक्सिमम आप ले सकते हो, उसके बीच में जब भी कोई आए तो उसको आप स्किप करो तो ज्यादा बेटर है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा था कि आपने बताया लाइफस्टाइल के कारण ये डिजीज होती है, लेकिन क्या हेरिडिटरी भी होती है? हाँ, किसी किसी के, जैसे हमें ये भी चीज है, जिनके पेरेंट्स में है तो उनको भी पता होना चाहिए जो हमारे मम्मी पापा को है या हमारे बड़े भैया को है या बड़े दीदी को है, तो उस हिसाब से हम उनको देख के भी हम उसको आगे इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि हमें जब पता रहता है जो हमारे पेरेंट्स में भी है, हम उस चीज को हम झेल रहे, किसी की पेरेंट्स को जिनको पहले से कोई बीमारी है, कोई हार्ट की डिजीज हो गया, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गया, तो सेकेंड जनरेशन में वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मगर आप चाहो तो उसको पीछे कर सकते हो, उसको डिले कर सकते हो सकता है उसको आप आने से रोक भी सकते हो। तो ये चीज है जो आप खान पान में ध्यान दो, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दो, आपके लाइफस्टाइल में ध्यान दो, तो ये चीज को आप डिले कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, हमने जो सुना है वो ये सुना है कि ये मधुमेह को, डायबिटीज को एक साइलेंट किलर भी बोला जाता है, ये बाकी अंगों को, बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। ये इसमें जो है, ये डायबिटीज को सही में जिन्होंने भी बोला है साइलेंट किलर, ये सही है, क्योंकि पहले कुछ वर्ष तक तो आपको पता भी नहीं लगेंगे जो आपको डायबिटीज हुआ है। 40 इयर्स की उम्र के लोगों को एक बार जरूर अपने ब्लड प्रोफाइल चेक करना चाहिए। अब इस डायबिटीज से आगे क्या हो सकता है, आपके दिल की बीमारी हो सकता है, आपकी किडनी का भी प्रॉब्लम, गुर्दे का भी बीमारी हो सकते हैं, आंखों का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जो है धुंधलापन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी देखा हुआ है, आंखों के सामने जैसे लगता है तितली जैसे उड़ रहे, तो इसका मतलब है डायबिटीज का भी कोई प्रकोप हो सकता है, पैरों का भी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जो आपको जानना, जो आपके अंदर आपके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जो ब्लड प्रोफाइल है, वो टेस्ट करना जो आप सब सही हो कि नहीं हो, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है।
तो ये चेकअप जो आपने बताया कि करना चाहिए 40 की उम्र के बाद करना चाहिए, तो ये क्या एनुअल करना चाहिए? पहले तो ये देखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फैमिली में किसी को है कि नहीं है, तो वो ये एनुअल से 6 मंथली करना चाहिए आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि आपने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और समय पे खाना चाहिए, 2 चीजें आपने मेन बताई, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों की उम्र ज्यादा है, वो बहुत एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस तो वो कर भी नहीं सकते हैं, और उनका खान पान भी कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि उनको और भी बीमारियां होती हैं उस उम्र के हिसाब से। तो उनके लिए क्या खास तौर पर डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या क्या खाना चाहिए? हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए एक बैंड आते हैं, उस बैंड के साथ एक्सरसाइज, आप हाथ चेयर पे बैठे हैं, उस बैंड के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आप हाथ को उठा के एक्सरसाइज कर सकते हो, एक ही चेयर पे बैठ के हाथ पैर को हिला के भी एक्सरसाइज करते हो, तो ये भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है खाने का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे बुजुर्ग के मिल्क की बहुत ज़रूरी है, कि कैल्शियम की बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम में आपको दूध, दही, पनीर जो है पूरे दिन भर में आपको होना चाहिए। दूध जो है 2 ग्लास होना चाहिए, सुबह भी 200-250 ml, शाम को भी 200-250 ml होना चाहिए। फिर आपका है खाने में जो है प्रोटीन के लेवल होना चाहिए, उसके साथ हरे पत्तेदार सब्जी, तो सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की जरूरी है, तभी तो हमारे जोड़ों की दर्द भी सही रखेंगे, हम अंदर से भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेंगे, तो हम आगे कुछ भी बीमारी से हम फाइट कर सकते हैं, जो भी हमारे, तो इस सब से हम लड़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। मधुमेह अगर आप को है भी, तो भी डॉक्टर साहब के कहे अनुसार अगर आप खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं तो उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। जिनको नहीं है वो बचाव कर सकते हैं इससे। तो ये सारी जानकारी आज हमने ली डॉक्टर कोयल दत्ता से। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डायबिटीज एजुकेटर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आप स्टूडियो में आई और आपने मधुमेह और इससे संबंधित उचित खान पान क्या होना चाहिए, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप मधुमेह के रोगियों के लिए उचित खान पान विषय पर कोयल दत्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डायबिटीज एजुकेटर भी। आगे सुनिए वृद्धावस्था में पोषण के लिए उचित खान पान पर डॉक्टर रीना अरोड़ा से ली गई भेंटवार्ता। आप हैं LNJP की आहार विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वृद्धावस्था में शाकाहारी भोजन को ही क्यों महत्व दिया जाता है? इसके बारे में काफी कुछ और जानने की जरूरत है। इससे पहले वृद्धावस्था जो एक अवस्था है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसके लिए व्यक्ति कभी भी तैयार नहीं होता जी, लेकिन हर एक की लाइफ में आना ही है। और जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, लोगों की पॉपुलेशन भी वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, जिसके तहत उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना एक परिवार की अहम जिम्मेदारी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें सीनियर सिटीजन की कैसे इम्प्रूव होगी, जब हम उनका रेगुलर चेकअप कराएंगे। रेगुलर चेकअप से मतलब है हर साल या 6 महीने में एक बार उनका रेगुलर चेकअप हो। जैसे उनका लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की या हार्ट प्रॉब्लम की, तो बहुत जरूरी है कि 6 महीने में एक बार उनका ये जांच उनकी कराई जाए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्रोनिक डिजीजेस आने लगती हैं, और सबसे पहला जो आता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन D की कमी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, मोटापा और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां वृद्धावस्था में देखी गई हैं। ज्यादा एक्सट्रीम की बात करें तो अल्जाइमर्स डिजीज भी इन लोगों पकड़ में आ जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो अंदर का पूरा सिस्टम है, बॉडी के जो अंदर के फ्लूइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सब कम होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। डेंचर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे उनको खाने में दिक्कत आती है। स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि सलाइवा कम हो जाता है। टेस्ट बर्ड्स डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं।
तो बहुत जरूरी है कि हम उनके खान पान का ध्यान रखें। इसलिए क्या किया जाता है कि जितना भी टोटल कैलोरी, सपोज करिए एक व्यक्ति का एज पर द कैलकुलेशन 1800 कैलोरी बन रहा है, तो अगर 60 to 69 ईयर्स के बीच में है तो 20% माइनस कर दी जाती है उसकी कैलोरीज, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह से अगर व्यक्ति 70 to 79 ईयर्स की उम्र में है तो उसकी 30% कैलोरी रिडक्शन किया जाता है उसके डाइट में। अब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट बहुत हल्का रहता है इस उम्र में। वेजिटेरियन चाहे जितना भी हरा भरा वेजिटेरियन डाइट हो, वैरायटी ऑफ कलर्स हो, तो एल्कलाइन रहता है, उसका नेचर जो होता है एल्कलाइन रहता है, और 80% ऑफ द डाइट ये एल्कलाइन होनी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है जो कि कैंसर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करें टमाटर की तो इसमें एक तत्व होता है लाइकोपीन, सोयाबीन में जेनिथिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ग्लूटाथियोन। ये सारे कैंसर फाइटर्स हैं। ये ब्लड की पीएच को विद इन द रेंज रखते हैं। वेजिटेरियन डाइट फाइबर रिच होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत फायदा होता है और बॉडी को क्लिनजिंग इफेक्ट मिलता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट के अपने आप में काफी लाभकारी है। और वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ वृद्ध लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उनका प्रोटीन इंटेक भी सफिशिएंट हो, प्रोटीन और कैल्शियम इंटेक, वरना आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ वो जाएंगे। तो खाने में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही, पनीर, ये लो फैट चीजें जो हैं जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम मिल सके। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ पेट भरने की ओर उनका ध्यान रहता है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि पौष्टिक भोजन कितना खा रहे हैं और कितना नहीं खा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है? पौष्टिक भोजन यानी बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है जी। उसमें 5 फूड ग्रुप्स होने चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लें, तला हुआ, खोए से बनने वाली मिठाइयाँ, ये सारी चीजें परहेज करनी है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और ज्यादातर हमारे बुजुर्गों की आदत होती है कि वो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। वो भी ठीक है, मीठा खा सकते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है तो मीठा भी खा सकते हैं। और मीठे में अगर गुड़ प्रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, या फ्रेश फ्रूट या घर में बना हुआ कुछ डेजर्ट, सेवियां, खीर, कस्टर्ड, बना हुआ फ्रूट जेली, इस तरह की चीजें अगर लेंगे जो कि कम चिकनाई वाली हो, खोए से ना बनी हो, तो वो उनके लिए फायदा करेगी। जहां तक हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि स्पेशली जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं उनके खान पान में ये देखा गया है कि वो नाश्ता तो करती ही नहीं है, उनका नाश्ता और लंच एक ही दफा होता है, जो कि बेहद गलत है। नाश्ता एक बहुत ही अहम मील है हमारे पूरे दिन का। रात भर हमारा ब्रेन जो है डिप्राइव्ड होता है ग्लूकोज से। सुबह का नाश्ता ही है जो कि हमें ग्लूकोज प्रदान करता है, स्पेशली ब्रेन को। तो जो लोग भी नाश्ता नहीं करते हैं इन द लॉन्गर रन, उनमें याददाश्त की कमी जो है देखी गई है। स्टडीज ये बताते हैं कि याददाश्त की कमी है। और जो इवन बच्चों में भी अगर बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट उनका देखा गया है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ओवरनाइट फास्ट को ब्रेक करता है। तो ब्रेकफास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मील है। हमें ये ध्यान रखना है कि उनके डाइट में जो ब्रेकफास्ट या जो भी मील है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, सभी प्रोटीन रिच और फाइबर रिच हो। ब्रेकफास्ट में दूध, अनाज जैसे दलिया, पोहा, ब्रेड, हल्की टोस्ट या उपमा, सैंडविच, भरवा रोटी, बेसन का चीला, इस तरह का बदल बदल के नाश्ता उनको दिया जा सकता है। साथ में प्रोटीन के तौर पर उनको दूध, दही या पनीर किसी न किसी फॉर्म में नाश्ते में जरूर होना चाहिए। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक, मिड मॉर्निंग में वो एक फल खा सकते हैं, सॉफ्ट फल जो कि वो अच्छे से चबा सके। जिनको चबाने में दिक्कत होती है वो नरम या थोड़ा सा कुक करके भी फ्रूट को ले सकते हैं, यानी कि चबा चबा कर ही खाना जरूरी है। जी बिल्कुल। और प्रॉपर लंच में रोटी, दाल, सब्जी, दही और थोड़ा सलाद भी होना जरूरी है। मिड इवनिंग में चाय के साथ बिस्किट या स्प्राउट्स इत्यादि, स्टीम्ड करके स्प्राउट्स या कॉर्न की चाट, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये तो हो गया मिड इवनिंग के बाद। डिनर भी एकदम वैसे ही रहेगा जैसा कि लंच है, रोटी, दाल, सब्जी और सलाद, और पोस्ट डिनर दूध या दूध से बना हुआ कोई डेजर्ट लिया जाना चाहिए। इस तरह से हम इनकी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरी डिफरेंशिएट किया जाएगा। हर इंडिविजुअल के हाइट और वेट के हिसाब से उसकी कैलोरी निकाली जाती है और उनका एज को मद्देनजर रखते हुए उतने % डिडक्ट करके उनका पूरा डाइट चार्ट हम बनाते हैं। तो इस तरह से बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आजकल डायबिटीज जैसी बीमारियां वृद्धों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं?
वृद्धों में एक तो वजन बढ़ जाना एक सबसे बड़ी समस्या है उस स्टेज में, क्योंकि वजन जैसे जैसे बढ़ता है ये सब बीमारियों को आमंत्रित करता है एक तरह से। जैसे ब्लड प्रेशर है, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है अपने नॉर्मल वेट से, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका आगे जाकर के ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, आगे जाके उसको डायबिटीज भी हो सकता है। और डायबिटीज अक्सर उन लोगों में देखा गया है जिनका एब्डोमेन सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो अगर हम 5 किलो भी वजन कम करने में उनकी मदद करें या वो खुद से विलिंग हो ये करने के लिए, तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। प्लस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक थंब रूल ये है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, छोटे छोटे मील्स लेने हैं हर 3-3 घंटे में टाइम देखकर। इससे क्या होता है, एनर्जी लेवल बरकरार रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहता है, डायबिटीज मेंटेन रहता है और किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। अगर हम संतुलित आहार लेंगे, छोटे छोटे आहार दिन में 5 से 6 दफा लेंगे, तो आसानी से अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि ये जो ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज है या हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, क्या ये जेनेटिक होती हैं? और अगर जेनेटिक होती हैं तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए 50% तो जेनेटिक होती है, जिसके लिए हमारे बॉल हमारे कोट में नहीं होती, लेकिन 50% ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम उसको आसानी से क्योर कर सकते हैं। क्योर इन द वे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि डायबिटीज को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन डायबिटीज को मेंटेन किया जा सकता है। मतलब अपने ब्लड शुगर को अपने पैरामीटर्स में रख सकते हैं बहुत आराम से और एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि कईयों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमारे पापा को या हमारे दादाजी को या हमारी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमें होनी ही होनी है। तो ये कहाँ तक सच है? इसके लिए उस व्यक्ति को थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, अपना वेट नॉर्मल पैरामीटर में रखना होगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखनी होगी, खान पान में ध्यान देना होगा। तो जिनका भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है उनको इन सारी बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि वृद्धावस्था में खासकर अपने आप को एक्शन में रखें, एक्टिविटी अपनी बरकरार रखें और खान पान में ध्यान दें। और अल्कोहल और जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसको ना लें, क्योंकि ये किसी भी तरह से उनको फायदा देने वाली नहीं है। अगर हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए तो बहुत अच्छे से हम अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि ईट राइट बट लाइट। अगर हैप्पी रहना है तो अपनी डाइट मेंटेन रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप LNJP की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रीना अरोड़ा से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था वृद्धावस्था में पोषण के लिए उचित खान पान। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।